बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अर्ली इलेक्शन नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध में अपनी हुकूमत नज़र आ रही है। आज भी शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि बहुत जल्द सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। कल सिंध हुकूमत की तरफ से एक फ़ैसला किया गया सूबे भर में लॉकडाउन का, और इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध का दौरा भी मुतवक्के है। लेकिन इस लॉकडाउन पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं ना सिर्फ ताजर बरादरी की तरफ से बल्कि दीगर सियासी जमातों की तरफ से भी सामने आए। आज MQM ने भी इस राय का इजहार किया। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफाकी वज़रा हैं उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है सिंध हुकूमत पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। कहा गया कि इनफरादी तौर पर कोई भी सूबाई हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती। NCOC में जो चीज़ें तय पाई थी ये उनकी मुखालफत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, और इस किस्म के दीगर मौक़िफ़ जो हैं वो वफाक की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि कुछ अमेंडमेंट्स की गई कल के नोटिफिकेशन में जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से जारी हुआ, और एक अमेंडेड ऑर्डर जो है वो हमारे सामने आया जिसमें ये कहा गया कि जो स्मॉल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको इजाज़त दी जाएगी सड़कों पर आने की, और कुछ दुकानें जो हैं वो खुली रखने की भी इजाज़त दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी तनकीद का सिलसिला वैसे ही जारी है। आज थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वफाक को आड़े हाथों लिया, और साथ ही साथ ये कहा कि जब आप अपनी हुकूमत होते हुए एक सूबे में ये काम करते हैं, लाहौर का उन्होंने ख़ास तौर से हवाला दिया कि लाहौर में आप लोगों ने कर्फ्यू लगाया तो हमने तो कहीं पर भी तनकीद नहीं की। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उन्होंने इस चीज़ पर भी तनकीद का निशाना बनाया कि आपने सिखों के लिए बॉर्डर खोले, और जब वो यहाँ आए तो भारत का ये जो ख़तरनाक का जो वेरिएंट जिसको करार दिया जाता है डेल्टा वेरिएंट, इसको पाकिस्तान में एंटर होने की आपने इजाज़त दी, और ये वायरस भारत से इस तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। और साथ ही साथ बिलावल साहब ने ये भी कहा कि अगर कराची में भारत वाली सूरत हाल होती है कोरोना के हवाले से तो वज़ीर आज़म और उनके वफाकी वज़रा ज़िम्मेदार होंगे। इन्हीं चीज़ों पर आज बात करेंगे। कुछ सियासी मामलात भी हैं जिनका जिक्र किया बिलावल साहब ने, वो प्रोग्राम में आगे जाके उन पर बात होगी। लेकिन पहले सिंध में लॉकडाउन के हवाले से ही बात करेंगे। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल कराची इत्तेहाद। सेनेटर ऑन अब्बास बपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से। और नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मैं अगर नासिर हुसैन शाह साहब आपसे आगाज़ कर सकूँ, आज सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो बिलावल साहब ने बात की, क्योंकि बार बार कल डॉक्टर्स से भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा, आज बिलावल साहब ने भी कहा कि इस वक्त जो वायरस की किस्म मौजूद है वो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। उन्होंने कुछ हवाला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला था कि सिखों ने जब आना था यहाँ पे अपने कुछ मजहबी रिचुअल्स के लिए, और वो भी हम देखते हैं कि सिखों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारी ऑब्वियसली की जाती है, उनको वेलकम किया जाता है। लेकिन बिलावल साहब कहते हैं कि इस दफा ये करके आपने भारतीय जो डेल्टा वेरिएंट है उसको पाकिस्तान आने की इजाजत दी, और लाहौर में कर्फ्यू लगाया, हमने एतराज़ नहीं किया, तो हमारे सिंध में लॉकडाउन करने पे एतराज़ आप क्यों कर रहे हैं? पहले तो ज़रा इसकी वजाहत फरमा दीजिएगा कि ये वेरिएंट जो है इनका बॉर्डर खोलने की वजह से आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। जाहिर है डेल्टा वेरिएंट जो है वो यही सुन रहे हैं कि जी इंडिया से है, और फिर वो बॉर्डर खुला, वहाँ पे सही तरीके से प्रॉपर जो होता है वो नहीं किया गया कि उनको टेस्ट किया जाता और फिर उनको इजाज़त दी जाती है। जो भी होगा वो उस वक्त की बात थी। फिर जहाँ से भी ये आता है वायरस, आपके इल्म में है कि एयरपोर्ट्स भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं, सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपनी एक पूरी हेल्थ की टीम दी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले की हुई है कि जो उनको चेक करती है। अब ये जो इशू है लॉकडाउन लगाने का, या जिसको भी सब लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, देखें बड़ा
अनपॉपुलर फैसला है, बड़ा मुश्किल फैसला है, तनकीद हो रही है। अतीक मीर साहब बैठे हैं, मेरे दूसरे दोस्त पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, वो बैठे हैं। हमें अंदाजा है सब हमें बुरा भला कह रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि खुद को इस तरह तनकीद का निशाना बनाए। जो माहिरीन है टास्क फोर्स में हेल्थ से जो रिलेटेड है, उन्होंने ये सारे आदाद शुमार पेश बताए सबको। कल की मीटिंग में तो हमने जितने पार्लिमानी लीडर थे, पीटीआई से जो ताल्लुक रखते थे, MQM, GDA, TLP, जमायत इस्लामी वाले सबको बुलाया था, जिसमें सिर्फ MQM ने शिरकत नहीं की। इसी तरह जो ताजिर बरादरी की तरफ से जुबैर साहब थे, FPCCI के लोग थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थे, ये रह गया। हमें अतीक मीर साहब या इनके दीगर दोस्तों को भी बुलाना चाहिए था, ताकि ये सूरत हाल देखते। देखें, जो 1 और 2 जुलाई था, उस वक्त हॉस्पिटल में कुछ 400-500 के करीब पेशेंट थे। ठीक है। कल की डेट में 3000 के करीब बताए गए, जो सिर्फ कोविड रिलेटेड हैं, जिसमें मोस्टली वेंटिलेटर पे हैं या HPD बेड जो हैं उन पे हैं ये लोग। अब ये बढ़ रहे हैं। 2 दिन तो वैसे भी NCOC की तरफ से भी हफ्ते में 2 दिन बंद है। हमने सिर्फ 5 दिन किया है कि अगर जो वर्किंग डे जो है 5 दिन वो हो, उसमें हमने एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो चल रही है। ठीक है। कोर्ट की जो कुछ अमेंडमेंट्स भी आ गई, जो आज नया ऑर्डर जो आया है, मैं एक उसमें अर्ज करूं, वो अमेंडमेंट ऑलरेडी थी क्योंकि आपने अगर देखा होगा कल की CM साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन पार्शली लॉकडाउन है, वो वाला पुराना नहीं है। लेकिन वो जब वो नोटिफिकेशन निकला तो उसमें जो पहले वाले चीजें थी वो डाल दी गई, जो फिर बाद में CM साहब ने कह के अच्छा, इसमें मुझे नासिर शाह साहब एक चीज बताइए, क्योंकि इस पे बार बार ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शऊर नहीं है, वो मईशत तबाह कर रहे हैं, लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आज फिर बिलावल साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान के वुज़रा जिम्मेदार होंगे अगर कराची में भारत वाले सूरत हाल पैदा होती है। तो दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि हर तरफ से ही इस मामले पे हमें सियासत देखने को मिल रही है। आपकी तरफ से भी क्या आप कह रहे हैं कि अगर वहां हो गया तो फिर इमरान खान जिम्मेदार होगा? वो भी ये कह रहे हैं कि जी आप लोगों का इख्तियार नहीं था, इनफरादी तौर पे एक सूबा फैसला नहीं कर सकता। सादिया जी, देखिए, हमने तो NCOC के उनको बताया, असद उमर साहब को बताया, डॉक्टर फैसल साहब से CM साहब ने बात की। अच्छा, ये क्लैरिफाई करें शाह साहब, क्योंकि बार बार PTI कह रही है कि जी देखें NCOC में कुछ तय हुआ था और फैसले जो हैं वो सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तय कर लिए। देखें, जहां भी सिचुएशन देखी जाती है, इस वक्त कराची का पॉजिटिविटी रेट जो है वो 25-26% है, और एक आज डिस्ट्रिक्ट जो है उसका तो 33% से भी ज्यादा है। तो अब इन हालात में सिंध गवर्नमेंट जो है वो क्या फैसला करे? NCOC ने 2 दिन ऑफ किए हुए हफ्ते में, वो मैंने आपको गिनवा दिए, जो हमारा 9 दिन का लॉकडाउन कहा जा रहा है, वो वैसे तो 5 दिन का ही हमने बढ़ाया है ना। फिर उसमें सारी पोर्ट एक्टिविटी, एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, दीगर चीजों, ये एक हमने स्प्रेड होने से बचाया, एक ब्रेकर है। जरूरी नहीं है कि इससे ये बिल्कुल ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, बहुत ज्यादा नीचे परसेंटेज आ जाएगी, लेकिन हमने इस स्प्रेड को रोकने के लिए अपने तौर पर, अब हम नाअहल हैं, हम बेवकूफ हैं, हम बदनीयत हैं, जो भी लोग हमें कह दें, लेकिन हमने अपने तौर पर लोगों को सादिया, मैं असल में दूसरा प्रोग्राम था, मैं आपका मुझे मिला, इसलिए मैं आ गया था। जैसे अतीक मीर साहब बैठे हैं, दीगर जो हमारे ताजिर बरादरी है, मैं उनसे माजूद खा भी हूँ और मुझे उनका एहसास भी, अल्लाह जानता है हमें एहसास है, ये बहुत तकलीफ में है, इन्होंने हमें बड़ी सपोर्ट की है। हम अब भी इनसे कहते हैं कि ये सिर्फ 5 दिन है, इसमें हमें सपोर्ट करें। हम इनके साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं, नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं। जो रिलीफ सिंध हुकूमत के हाथ में है वो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ, अतीक मीर साहब को, मेरे मोहतरम हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, कि हम इनको वो दिलवाएंगे। दीगर भी जो भी होगा, लेकिन इसमें हमें सपोर्ट करें। मैं मीर साहब से भी जान लेती हूँ, लेकिन पहले ये जो आपने बात की है ना सेनेटर ऑन अब्बास साहब, के जो नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि आप बदनीयत कहें, नाअहल कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन हमारे सूबे के जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनको सामने रखते हुए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने फैसला किया है तो ये उनका इख्तियार तो है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सादी बीबी, पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये सिखों वाली जो बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और सीएम साहब ने भी फरमाया, ये इंतहाई वैसे मुज़हका केस है। उसकी वजह ये है कि जो भारतीय कोरोना वेरिएंट डेल्टा ये अमेरिका पहुंच चुका है। इस वक्त 83% जो केसेस अमेरिका में रिपोर्ट हो रहे हैं या इवन की यूके में रिपोर्ट हो रहे हैं वो सारे डेल्टा वेरिएंट है। सो वो भारत से ट्रांसमिट होकर यूरोप जा चुके हैं और यूरोप से लातादाद फ्लाइट्स पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की जो वहां से वापस आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो ये सिखों से रिलेटेड करना मतलब ये डायरेक्टली ऐसे कि जिसे करतारपुर बॉर्डर से वो सफर करके इस साइड को आ रहा हो, ये मतलब इसके ऊपर बात करना थोड़ा इलॉजिकल है, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर याद करें पिछले साल भी एग्जैक्टली बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं, जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, उनके लिए वैक्सीन को भी मैंडेटरी नहीं किया गया अभी तक हुकूमत की तरफ से। एक्चुअली मेजॉरिटी के पास तो वैसे ही ऑलरेडी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि जब वो वहां से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो वहां उनका एयरपोर्ट के ऊपर उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ हम उनका क्वारंटाइन करते हैं वो पीरियड, अगर फील हो जाए कि उनको फीवर हो तो नॉर्मली वो सारे सर्टिफिकेट वैसे लेके आ रहे हैं। बट लेट मी क्लैरिफाई कि जब पिछले साल 31 मार्च 2020 को सीएम मुराद अली शाह ने कहा था कि जी अगर आप लॉकडाउन होता है या नो लॉकडाउन, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है और लाखों लोग मर जाएंगे अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त लॉकडाउन ना लगाया। और हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ने पीएम के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला कि सर करें, ये ना हो कि बहुत सारे, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया क्योंकि वो समझते थे कि लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड में उन्होंने उस वक्त लाइवलीहुड को चुना था कि ये नहीं अंदाजा कि कोरोना की वजह से कितनी मौत होगी। लेकिन अगर हमने एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है उसको हमने बंद कर दिया, तो दिहाड़ीदार तबका, छाबड़ी वाला, सब्जी वाले, ये सारे लोग उस वक्त कैसे जाएंगे? मतलब वो तो एक हफ्ता नहीं गुजार सकते। और दुनिया में जिन जिन ममालिक ने जहां पे भी ये लॉकडाउन लगाया, आप सिर्फ इंडिया की देख लीजिए, इंडिया ने उस वक्त जो है ना 3 महीने का लॉकडाउन लगाया था, ना सिर्फ मईशत तौर पे वो नीचे चला गया था 0.7% उसका जीडीपी आ गया था, बल्कि 4.5 लाख अमवात उन्होंने रिपोर्ट की और दुनिया ने कहा नहीं ये 40 लाख अमवात है जो हो गई। सो लॉकडाउन कभी भी मसले का हल नहीं रहा। हमारी पोजीशन ये है कि सिंध गवर्नमेंट ऑर्डर आया, जो नोटिफिकेशन आया, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी ये रियायतें थी इसी की तरफ लेकिन वो पुरानी वाली चीजें शायद उसी में कह रहा हूं टाइप हो गई, ऑर्डर दूसरा निकल आया या अमेंडेड ऑर्डर ही असल ऑर्डर था। गलती इनसे ये हुई कि आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाए ना, आपने बात करनी है, आप इश्यूज की तरफ जाए। आपने क्या बंद किया जी? आपने सारी ट्रैफिक बंद कर रही। अब ट्रैफिक जो बस है ये कौन इस्तेमाल करता है? आपने डबल सवारी पाबंदी लगाई। अब डबल सवारी पाबंदी यकीन मैं या नासिर शाह सब तो इस्तेमाल करते नहीं है, वो तो एक आम बंदा इस्तेमाल करता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता गाड़ी को। आपने रेस्टोरेंट्स के ऊपर कहा जी डिलीवरी जो है ना वो अलाउड होगी और टेक अवे अलाउड होगा, डिलीवरी अलाउड नहीं होगी। अब एक ढाबे वाले भी कौन सी डिलीवरी, कहां ढाबे पे जाएगा? सो हमारा इशू ये था कि आप स्मार्ट लॉकडाउन में जाएं, जितनी आपको जरूरत है आप एसओपीज पे स्ट्रांग करें। यानी कि सहल पसंदी ये है कि एक जुम्बश कलम से आपने सिंध बंद कर दिया, आपने कराची बंद कर दिया, लेकिन अगर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा स्ट्रांग करें, अपनी तरह टाइम कंज्यूमिंग करें, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को लगाएं कि वो लोगों को देखें। अब फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अलाउ कर दी, यही काम आप इजाजत दीजिएगा मैं अतीक मीर साहब की तरफ जाऊं, क्योंकि ताजरों की तरफ से ऑब्वियसली इस पर एतराजात आए हैं और एग्जैक्टली वही बातें जो आप कह रहे हैं कि जी मईशत तबाह हो जाएगी और नुकसान होगा इकोनॉमी को, ये ताजरों का भी मौकफ हमारे सामने आया। बट अतीक मीर साहब, नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि जी चंद ही दिन हैं, हमें एहसास है कि आप लोगों की तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी इससे, तमाम ही लोगों की, खास तौर से ऑब्वियसली अवाम की, लेकिन वो कहते हैं कि जी इसके अलावा कोई चारा है नहीं हमारे पास। हमने डॉक्टर से, तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है, सो प्लीज कोऑपरेट विद अस। ये सिंध हुकूमत आपसे चाह रही है। देखिए, शाह साहब की इज्जत है, एहतराम है, ये हुकूमत सिंध के वाहिद फोकल पर्सन है जो ताजरों के साथ एनी टाइम इनसे ताजिर मुलाकात करते हैं और कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन साथ ही गिला मुझे ये है कि ये जानने के बावजूद कि लॉकडाउन के क्या मुस्बिरात, इसके क्या नुकसान हैं, माजी में लोगों का क्या हाल हुआ और आज तक गुज़िश्ता लॉकडाउन की जो अज़ियत है, जो नुकसान हैं, वो आज भी भुगत रहे। देखिए, ऐसी कौन सी उजरत थी कि एक मौलिक मिसाइल की तरह ये लॉकडाउन का ऐलान हुआ। पहली तारीख थी, तनख्वाहें लोगों को हम ना दे सके, बहुत सारे ऐसे माल जो तैयार थे जिनका ज्यादा रखना दुरुस्त नहीं था, उनकी फौरी डिलीवरी करनी थी, वो खराब हो गए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामला जो इस अचानक लॉकडाउन में, वो एक अलग बात है कि आपने 8 दिन 6 दिन या 5 दिन जो भी आप कह रहे हैं सब कुछ बंद कर दिया, फिर आपने मशरूत कर दिया। आप जरा प्लानिंग मुलाजा फरमाइए शाह साहब, आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें कि आपने शुरू में तो हमसे कहते रहे, परसों भी मीटिंग वो 2 बुजुर्गान ने हमसे कमिश्नर हाउस में
इस बिना पे की कि भाई लोग, आप अपने ताजिरों को वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते? वैक्सीन के लिए जब लोगों को तैयार किया तो कहीं किसी सेंटर में तिल धरने को जगह नहीं है, हजारों लोग लाइनों में खड़े हैं। तो भाई एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमसे कहते हैं कि मुद्दा कहिए और कानों पे आपने हाथ रखे होते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत करते हैं? वो हजारों लोग भी लाइनों में तभी गए जब सिंध हुकूमत ने कहा कि भाई आपके नंबर सिमें जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं। वैसे ये अच्छा डिसीजन था। वैसे तो आवाम को परवाह नहीं थी, जान का ख्याल नहीं था, सिम ब्लॉक होने का बहुत ख्याल था, तो लंबी क्यूज इस वजह से आपको नजर आ रही। जो भी सबब हो, लेकिन आपके पास तो इतनी इस्तेदाद नहीं है ना कि आपने पैनिक तो कर दिया लोगों को, लेकिन आप वैक्सीन तो ना लगा सके। अब आपके रास्ते में पुलिस रोकती है, वो कार्ड चेक करती है, जगह जगह नाके लगा दिए, तो कहां से इतनी, या तो वैक्सीन के ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स कायम करें कि लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। लेकिन ऐसा क्या है कि सजाएं आपने बढ़ा दी, आपने तो उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी, शाहराहों पे लोगों को पुलिस रोकती है, और जब वो वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं तो वहां वैक्सीन लगाने वाला कोई नहीं। तो मैं इतनी बात कहता हूँ शाह साहब, इतनी सी बात है, जिस तरह 6 बजे दुकानें बंद करने का ऐलान हुआ, 5 बजे दफ्तर बंद होते थे, पूरा शहर ट्रैफिक का जंगल बन गया। हमने कहा 2 घंटे आगे का टाइम करने से कौन सी क़यामत आ जाएगी, लेकिन ये तकसीम हो जाएगा। मैं इतनी बात शाह साहब से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस पर बिल्कुल ही मौक़िफ़ जो है वो नहीं सुना गया। राइट, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। अतीक मीशा, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों तरफ से इस पे लॉकडाउन की सूरत हाल पे। एक सूबा है वो कहता है कि जी हालात बहुत बुरे हो गए हैं, इस हुकूमत ने ये सिखों के लिए बॉर्डर्स खोल दिए थे तो वहाँ से इंडियन वेरिएंट जो है वो आ गया, और अगर कराची की सूरत हाल भारत वाली हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी होगी, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी होगी, वुज़रा की जिम्मेदारी होगी। ये सियासत क्यों हो रही है इस अहम मामले पे, क्यों? देखिए, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हर मामले पे सियासत की जाती है, और इसको सबसे ज़्यादा चैंपियन अगर किसी ने किया है तो पीटीआई ने किया है। अभी आपको क्या लग रहा है? अभी भी देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई जो है वो उस तरह मैनेज नहीं कर पा रही सिचुएशन को जिस तरह के होना चाहिए था। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। देखें, ये जो डेल्टा वेरिएंट है या इंडियन वेरिएंट है, इसको आए हुए अब काफ़ी महीने हो चुके हैं, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में। हमें मालूम था कि डोमिनेंट वेरिएंट इवेंचुअली इसने बनना है, जब भी नया वेरिएंट आता है वो डोमिनेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इवेंचुअली इसने पाकिस्तान आना ही था। ठीक है, तो हमें उसके दुनिया में, या आप वो बात करें जो अभी सेनेटर ऑन अब्बास साहब कर रहे थे कि ये नहीं कहा जा सकता कि बॉर्डर खुला तो सिख आए तो इंडियन नहीं, ये तो आना ही आना था। ये इसको आप रोकने, उसकी वजह ये है कि देखें, बात बड़ी सीधी सी है। अगर तो आप सारी दुनिया से अपना ट्रेड बंद कर दें और कम्युनिकेशन बंद कर दें फिजिकल, तो फिर तो आप रोक सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी वे। अदरवाइज तो वो वेरिएंट तो आएगा ही आएगा। बात ये है कि हमें मालूम था कि वेरिएंट ना आना है, और इसको मालूम होने के बावजूद हमने क्या किया, सवाल ये है बेसिकली। आपकी नज़र में क्या करना चाहिए था जो हुकूमत ने नहीं किया? देखिए, एक तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है ना, अब जाके थोड़ी सी उसने स्पीड पिकअप की है। ठीक है, एक तो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो ठीक नहीं थी। हमारी जो प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन थी वो बहुत स्लो थी। हमने बहुत सारी जो है वैक्सीन्स जो हमें पहले हमारे पास होनी चाहिए थी वो नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत स्लो हुआ प्रोसेस। और ये मेनली हम उस वक्त तक वेव्स देखते रहेंगे जब तक वैक्सीनेशन 70% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन नहीं करा लेती। ये बात ध्यान में रखिएगा। 73% के ऊपर जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि आपके उसमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। अब जब तक वो नहीं कराएंगे तब तक ये प्रॉब्लम बट एट द सेम टाइम वायरस हम देख रहे हैं कि वो म्यूटेट करता चला जा रहा है, डिफरेंट उसकी वेरिएंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। सो जो वैक्सीन लग भी रही है, जो भी अवेलेबल है मुल्क में, वो आने वाली किसी टाइप पर इफेक्टिव होंगी नहीं होंगी, वो भी एक सवालिया निशान, उस पर भी डॉक्टर्स उठाते हैं। देखिए, ये कैच 22 सिचुएशन है। वो ये है कि जब ये ज़्यादा फैलता है
तो उसके वेरिएंट्स बनते हैं। अगर आप इसको फैलने से रोकेंगे तो इसके वेरिएंट्स भी रुक जाएंगे। ये है सारा प्रॉब्लम। अब बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर जब तक वैक्सीनेशन जो है ना वो मेन फोकस होना चाहिए। लॉकडाउन सिंध हुकूमत ने किया, सही किया। देखिए अगर 35% पॉजिटिविटी हो जाए किसी भी शहर में तो दे हैव नो अदर ऑप्शन। राइट। अच्छा, ये मुझे सेनेटर अब्बास साहब ये बताइएगा कि आप तो कह रहे थे अभी मैं आज फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, आपके सारे वफाकी वुज़रा लगे हुए हैं कि जी इनफरादी तौर पर सिंध हुकूमत नहीं कर सकती थी, गलत फैसला किया, मईशत तबाह कर रहे हैं। लेकिन आज ही की जो खबरें हैं इसी डेल्टा वेरिएंट को लेकर कि KPK में भी हालात अब बिगड़ना शुरू हो गए हैं, वहां पे भी केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब कल को खुदा न खास्ता वहां पे आप लोगों को लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ती है तो फिर पीपल्स पार्टी आपको कह रही होगी कि जी इनफरादी तौर पे आपने फैसला कर लिया, नहीं कर सकते हैं, एक सूबा नहीं लगा सकता है, पूरे मुल्क में होना चाहिए। सो ये अगेन वही बात आ गई कि ये पॉलिटिक्स की नजर हम क्यों कर रहे हैं बार बार इस इशू को। अब दो सवाल है जी, मैं दोनों का बारी बारी जवाब दूंगा। पहला ये है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोऑर्डिनेटेड किस्म का अगर आपने लॉकडाउन करना है या कोई भी एफर्ट करनी है वो फेडरल से, इस्लामाबाद से कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं हो सकती। उसकी वजह है कि हर सूबे के अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। अब कराची के साथ ये है कि वो एक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड, मतलब हमारी मेन जो है सी पोर्ट वहां पर है पड़ा, तो उसकी सारी ट्रांसपोर्ट है पूरे पाकिस्तान को, सप्लाई चेन्स मौजूद है पड़ी, चाहे वो हैवी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो तेल के लिए है, चाहे नॉर्मल ट्रैवलिंग है। आप उसका शाहरा काट के पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक नहीं कर सकते यूनिलैटरली, तो आपको फेडरेशन को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर केपी कल को रिपोर्ट करता है तो वो पहले फेडरेशन के साथ डिस्कस करेगा। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन देने में और अप्रूवल में मेरा पॉइंट, मैं यही कह रहा हूं, वो कन्वे की गई। देखिए इन्फॉर्म करना जी सारी बीबी, इन्फॉर्म करना और अप्रूवल लेने में बड़ा फर्क है। अप्रूवल या डिस्कशन कोऑर्डिनेशन एक डिफरेंट चीज है जिसमें आप बैठते हैं, आप पूरा कोऑर्डिनेटर के टास्क बनाते हैं कि ये हमारा प्लान होगा, ये TORs हैं, इतने दिन के लिए ये बंद होगा, ये चीजें ऐसी होंगी। उसमें फिर आप पूरे कोई हमारी आप सुनेंगे, कुछ कराची या पेशावर वो अपनी बात मनवाएगा। सो कल को अगर KPK रिपोर्ट करता है तो हम उनके साथ भी बैठ के कोऑर्डिनेशन करेंगे कि हमने ये करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं सेनेटर अफनानुल्लाह की जो बात है उसको थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब उन दुनिया के ममालिक में आ गया है जो वैक्सीन के हवाले से अब बहुत ज्यादा फॉरवर्ड चला गया। मैं थोड़ी फिगर्स दे दूं ताकि आवाम को पता चल सके। हम एज ऑन टुडे 4 करोड़ के करीब इस टाइम हमारे पास वैक्सीन परचेज होकर पाकिस्तान लैंड कर चुकी है। आज हमारी जो फिगर है वो 2 करोड़ 91 लाख लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख का स्टॉक एक्सेस अवेलेबल है। अगस्त के महीने में 2 करोड़ 30 लाख और वैक्सीनेशन आनी है और जो हमारा टारगेट है 7 करोड़ 80 लाख का टोटल वैक्सीन पाकिस्तान में 31 दिसंबर का, वो 30 सितंबर को हम अचीव कर जाएंगे। अब इशू ये है कि सूबे जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, क्योंकि एक्वायर करना तो फेडरेशन काम है, अब लगाना तो सूबों में। मैं सिर्फ कल की अगर आपको फिगर दूं कि इस वक्त सिंध में 21 लाख के करीब वैक्सीन अवेलेबल पड़ी है, लेकिन जो वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी है वो दिन में 1.5 लाख या 1,70,000 से डेली से ऊपर नहीं जा पा रही। अब इसका मतलब है कि सिंध में इस वक्त 10 दिन का वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन उनकी कैपेसिटी उसको वैक्सीनेट नहीं कर पा रही। मैं पंजाब की आपको साथ फिगर इसलिए बता दूं ताकि थोड़ा कंपैरिजन हो सके। कल पंजाब में तकरीबन 5,70,000 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। सो ओवरऑल पंजाब में इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, सिंध में इस वक्त 60 लाख वैक्सीनेटेड है और KP में 41 लाख लोग हैं। सो हमें जिस चीज के ऊपर प्रेशर डालना है कि फेडरेशन एक्वायर करे और सूबे जल्दी से जल्दी ये जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट सेनेटर अफनान ने कहा है वो अचीव करने के लिए वैक्सीनेशन की तरफ ज्यादा ड्राइव्स की तरफ जाएं और इस तरह बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के SOPs मेंटेन करें। वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, लगाने से परहेज करें। ये सिंध का तो अभी जिक्र अतीक मीर साहब भी ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे कि वहां पर लंबी कतारें आपको नजर आ रही हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर, लेकिन इस्तात इतनी नहीं है, तमाम लोग जो हैं वो वैक्सीन जो है उन तक मुहैया नहीं की जा सक रही। अतीक मीर साहब, अब तो सिंध हुकूमत का ये फैसला सामने आ गया है और मेरा नहीं ख्याल कि चलें आज हम ये कह सकते हैं कि एक अमेंडेड ऑर्डर आ गया, जो कि नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि अमेंडेड ऑर्डर नहीं है, कल वाला भी यही था लेकिन वो शायद गलत टाइप हो गया या गलती से वो आ गया। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई अमेंडमेंट होने जा रही है। तो फिर अब क्या करेंगे? आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, मौक़िफ़ सामने आया, बट ये चेंज नहीं होता, तो फिर क्या आप करेंगे? बात है कि रियाया तो रियाया होती है और ताजिर कितना भी प्रोटेस्ट करें वो बागियाना अज़ाइम नहीं रखते। वो जिस बच्चे अपने बड़ों से जिद करते हैं, हम तो हमारा एहतजाज तो उस नौइयत का है। हमारा एहतजाज ये है कि देखिए ये जो 45 लाख लोग जो डेली बेसिस पे काम करने वाले, रोज कमाने रोज खाने वाले, इनको जब हुकूमत ने घर बिठाया
तो इनका नान नुफ्का, इनकी ज़रूरियात, इनकी अद्वियात, इनका इलाज मुआवजा, जो भी इनके मसाइल, ये कौन हल करेगा? ये हुकूमत का ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है कि आप किसी घर को बाहर से ताला लगा दें, अब वो जाने और भूख जाने और जिंदगी जाने, ऐसा नहीं होता। इस तरह देखिए 10 रोज में कम से कम कराची जैसे शहर में अब 50 अरब से ज्यादा का नुकसान है। ये इतनी बड़ी मैशियत है, इतना बड़ा ये वाशी हब है, ये नुकसान कौन पूरे करेगा? इसलिए कि आगे फिर मुहर्रम के दिन है, मंदी है, कारोबार इतने ज्यादा बेहतर नहीं रहते। फिर जो सिलसिला चल रहा था वो भी कोरोना ज़दा ही था, इतनी ज्यादा बेहतर मैशियत थी नहीं, तिजारती कसाद बाजारी का मामला चल रहा था। तो ये फैसले संगीन सख्त फैसले करने से पहले ये भी देखना पड़ता है। देखिए एक कमजोर बॉडी है, उसको आप एंटीबायोटिक देते हैं, वो उसी से मर जाता है, मर्ज तो अपनी जगह है। तो इसलिए अगर मैशत कुछ फैसले होंगे तो हमारी आवाज तो निकलेगी, हम तो चीखेंगे, हम तो पुकारेंगे, हम फिर फौज को भी पुकारेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी पुकारेंगे। कोई कहता है गवर्नर राज लगा दो, कोई कहता है कोई निजात दहिंदा आ जाए, हुकूमत सिंध से हमारी जान छुड़ाओ। अगर आप हमें बिठा के पूछें, हो सकता है कोई फैसला साजी का मयार बन जाए, कोई अच्छी बात हम आपको बता सकें। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे नहीं, आप अक्ल कुल समझ के अपने आप को फरमाने शाही जारी करेंगे तो गलतियां तो होंगी। आप फिर यकीन इतना बड़ा शहर है, आप चैम्बर फेडरेशन की बात करते हैं, कल उन्हें भी आपने दरबार में बिठा के फैसला सुनाया, तायद नहीं ली कि हम ये कार्य करें या ना करें। तो इस तरह तो आपके फैसले। इसलिए मैं यही कहता हूं कि अक्ल के नाखून लें, हम एहतजाज भी करें तो देखिए हम वो सियासतदानों वाला काम नहीं करना चाहते कि एक मजमा लगा दिया वोट इकट्ठा करने के लिए। वो जो कैंपेन आपने देखी जा बजा जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, हमने इस तरह के मजमे तो नहीं लगाए। हमारी मार्केटों में अब बहुत बेहतरी है, उस तरह के मजमे नहीं है। फिर सारी सजा आप हमें देते हैं, क्या उन्हें कोरोना से कोई खतरा नहीं है? वो इंसान नहीं है, वो भी तो इंसान है जो आपके मजमों में आते हैं। तो मैं यही बात कहूंगा कि खुदारा आप हुक्मरान बनिए, मुंतकिम ना बने। आपके ऐसा लग रहा है आप हमसे कोई इंतकाम ले रहे हैं, शायद हमसे कोई ऐसी भूल, कोई गलती या ऐसी कोई गुस्ताखी हुई जो हुकूमत सिंध को नागवार गुजरी और वो अहलियान कराची पर वो चाहते हैं कि चलिए ये वैसे ये नुक्ता आपका अच्छा है, क्योंकि हम अभी रिसेंटली जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं, सियालकोट में इलेक्शन कैंपेन चली और इससे पहले भी गिलगित बल्तिस्तान भी और सारा कुछ, ये अक्सर हम सुनते आए हैं कि जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरान, उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया जाता। वहाँ पर भी तो हम इतनी आपकी पार्टी की कैंपेन देख लें या PTI की देख लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देख लें, तो वहाँ फिर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो अवाम में तो ये तासुर जाएगा कि अगर आप लोग इतनी संजीदगी से नहीं ले रहे इस मामले को, तो फिर अवाम को क्यों सिर्फ और सिर्फ प्रीच करते हैं? देखिए वैसे तो तमाम लोगों को जो है वो मास्क लगाना चाहिए। अब ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोका जाए, क्योंकि कोरोना मरियम साहिबा को तो खुद अभी हुआ है, हो गया, मुझे हो चुका है कोरोना। तो मतलब कि हम लोग जो ज़्यादा कैंपेनिंग वगैरह करते हैं, हम सबको तकरीबन एक दफ़ा तो हो चुका है। अब बात यह है कि पॉलिटिक्स को बंद भी नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते ज़रा, इट इज़ एन ऑन गोइंग थिंग। अब एक जगह का इलेक्शन आया हुआ था तो वी हैव टू गो देयर, मगर ये ज़रूर है कि कोशिश बंदा पूरी करे कि जहाँ मास्क लगा सकता है, सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, करीब ना आने दें, लेकिन जितना आप कर सकते हैं। एक और जो इससे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैंने जगह के इलेक्शन में देखी, लोगों में अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, वो ये समझते हैं कि ये कोई फ्लू टाइप है, लग जाएगा हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन रियलिटी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शुरू में कहा कि ये फ्लू की एक किस्म है। आपने एक और बात पहले मेंशन की थी कि नए वेरिएंट्स आते रहेंगे तो फिर क्या होगा। अगर आप एक दफ़ा वैक्सीन करा लें, नया वेरिएंट आ जाए, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको हो जाए, मगर आपके बचने के चांसेस बहुत हाई है। अभी जैसे आपको पता है बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये वाली बात की कि जो लोग अस्पतालों में आए हैं 85%, 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई हुई थी, और जो 10% वैक्सीन वाले थे वो बच गए हैं, मेजर की बीमारी उनको नहीं लगी। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें। फिर ये है कि जो बूस्टर इसके बूस्टर्स आते हैं बाद में वो फिर अगर आपको लगाना पड़े तो हो सकता है लगा भी लिया जाए, लेकिन अभी तक जो है जो पाकिस्तान में से मॉडर्ना अवेलेबल है, पाकिस्तान में साइनोफार्म अवेलेबल है, और जो ये वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, ये काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देती हैं डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी। ठीक है, अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है और उसके बाद हम ज़रा इन मौज़ूआत से हट के
मैं अतीक मीर साहब का ज़रा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इसमें। जो आज बिलावल साहब ने 2-3 चीज़ें की, ऑब्वियसली एक तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया, लेकिन साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो स्ट्रैटेजी अभी तक रही है विद इन PDM या उससे हट के उन्होंने कहा कि हम तो इस हुकूमत को घर भी भेजने को तैयार थे और हम कर सकते थे, लेकिन नून लीग और दीगर ऑपोजिशन पार्टीज के अपने स्टांस में क्लैरिटी नहीं रही, कंसिस्टेंसी नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहीं अपनी जगह पर मौजूद है और PMLN के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब ने सदारत छोड़ने की धमकी दी है, जो कन्फ्यूजन है इनकी पार्टी के अंदर, उस पर भी ज़रा बात करेंगे एक वक्फे बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर अफनान साहब, ये बताइए कि आज बिलावल साहब ने इस हुकूमत के, चाहे वो पंजाब हुकूमत है या फिर वफाकी हुकूमत है, उसके ना जाने की वजह जो है ना वो आप लोगों को ठहराया है। क्या आप लोगों के स्टांस में क्लैरिटी नहीं है? PDM से उनको तो निकाल दिया, लेकिन आप लोग भी किसी चीज़ पर कंसिस्टेंट नहीं है। और एक और चीज़ उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है बड़े आराम से आ सकती थी, आप लोगों की वजह से नहीं आई। देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जब हम लोग सेनेट, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को हमने जितवाया सेनेट की सीट के लिए, उसके बाद इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। जब जिस दिन वोट ऑफ, पंजाब में बात करें, बुज़दार साहब के अगेंस्ट आप लोगों ने इनकार कर दिया था। ये उनको किसी ने जो है वो लाइन दी हुई है कि हम उनको पहले पंजाब को हटाएं, इस तरह नहीं होता। नो कॉन्फिडेंस मोशन लानी है तो आप विफाक में इमरान खान के लिए ले आए, असेंबलियाँ तोड़ दें, बाकी सारी खुद टूट जाएंगी। बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट आपके पास है, आप वो इंजॉय कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि PTI की हुकूमत जाए, ये सारा पाकिस्तान जानता है। अब आप उसको घुमा के, अच्छा, आपको अर्ली इलेक्शन नजर आते हैं? क्योंकि आज फिर बिलावल साहब ने कहा है कि अर्ली इलेक्शन जो हैं वो होंगे और अपने कारकुनों को उन्होंने तो तैयारी का कह दिया है। PMLN को भी अर्ली इलेक्शन नजर आते हैं? देखिए, अर्ली इलेक्शन 2 सूरतों में हो सकते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़ दें और वो कहें मैं इलेक्शन का ऐलान करूँ, या फिर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं और फिर हमारा बंदा जो वज़ीर आज़म बने वो असेंबलियाँ तोड़ दे। मुझे दोनों चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही है एज ऑफ टुडे। अभी नहीं नज़र आ रही, लेकिन अगर आगे जाके कोई पीपल पार्टी और हमारा किसी सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट होती है जिसपे हम नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान के खिलाफ लाना चाहें तो फिर ये काम हो सकता है। अदरवाइज तो मेरा नहीं कोई इमरान खान के खिलाफ आप कहते हैं कि वो जो पंजाब में बुज़दार साहब को हटाने की बात करें वो नहीं हो सकती, वो डुएबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि पीपल पार्टी की 7 सीटें हैं पंजाब में 394 में से। अब 7 सीटों से तो हुकूमत नहीं गिरेगी, हमारी 160 है। आपकी सपोर्ट चाहते थे ना वहाँ पे, क्या बात ये है मिल के आए वो मोशन? नहीं, बात ये है कि सिंध गवर्नमेंट आप तोड़ना नहीं चाहते, विफाक में आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना नहीं चाहते, तो पंजाब में हम हुकूमत, फर्ज करें हम नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है, हुकूमत कौन बनाएगा? लेकिन उसके साथ साथ PMLN खुद कहाँ खड़ी हुई है, ये भी तो इस वक्त एक सवाल है बहुत बड़ा कि आप लोगों की कभी मुज़ाहमत होती है, कभी मुफाहमत होती है। शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, अब मरियम साहिबा खुश हैं, खामोश हो गई हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर ना मेरी मानी गई आज़ाद कश्मीर में जो शिकस्त हुई उसके बाद से वो नाराज़ हैं, कहते हैं मैं पार्टी की सदारत छोड़ दूंगा। देखिए, अभी मतलब ऑफिशियली देयर इज नो न्यूज़ लाइक दैट, मगर आगे चल के देखते हैं कैसे डेवलपमेंट होती है। आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन तो है, आपके मुख्तलिफ रहनुमा आप तो मीडिया पे आके एतराफ़ कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स भी होते हैं और फिर ये मामला इस तरह चलते हैं। इस तरह और भी बड़ी पार्टियों में होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी जो पार्टी के कायद हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और द बक स्टॉप्स विद हिम। तो वो ही डिसाइड्स द फाइनल, क्या कहते हैं, डिसीजन जो भी होता है। तो अब अभी AJK के इलेक्शंस के ऊपर हमने अपनी जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह अपनी की हैं, हमने उसको जो है वो लेसन्स लर्न और जो हमारी गलतियाँ तो उसको हम देख रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में उसके ऊपर मजीद जो है वो मामला। ठीक है। अच्छा, सेनेटर ऑन अब्बास साहब, एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि वफाक के बहुत सारे वज़रा की तरफ से ये सिंध हुकूमत को मैसेज दिया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। नून लीग का तो वो कहते हैं कि जी हमने सफाया कर दिया, हमें अब इनकी टेंशन है नहीं, तो हम तो अब सिंध में हुकूमत बनाने के लिए आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो सिंध का दौरा करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के बाद हम सिंध में हुकूमत बनाएंगे। लेकिन
अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त मेरे सामने जो है वो टिकर्स आए हैं और इसी वक्त हमें पता चला है कि हुकूमत ने मज़ीद पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। वजारत ख़जाना ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। हुकूमतें तो आप चलें बना रहे हैं, लेकिन ये भी ज़रा गौर कर लें कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है और हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कब तक हमें नज़र आएगा कि आवाम को रिलीफ देने के काबिल होगी। अगर मैं समझाऊं तो आपके दो सवाल हैं, मैं दोनों को बारी बारी। पहला तो आपने पूछा कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नून लीग की क्लैरिटी नहीं है और हमने ये फैसला किया कि हम सिंध में जाएंगे। देखिए ये तो अब बात क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ही कंफ्यूज जमात के तौर पर सामने आ चुकी है। अगर आप इनका स्टार्ट देखें तो इनके जो बयानी थे उसमें क्लैरिटी तो आगाज से नहीं है। मतलब जनरल जिलानी से अगर आप स्टार्ट करें तो एक शख्स सियासत शुरू करता है सिर्फ कारोबार बचाने के लिए, तो उसके बयाने में क्या क्लैरिटी आएगी। अगर आप जनरल मुशर्रफ की बात जमाने की बात करें तो अडियाला जेल में मखदूम जवेद हाशमी साहब लिखते हैं कि रात को बैठ के हम प्लानिंग्स कर रहे थे कि जी मुशर्रफ के अगेंस्ट कैसे हमने तहरीक चलानी है और सुबह जो बयानिया है वो उठ के जद्दा चला गया। इसी तरीके से अगर आपको याद हो कि आज से 1.5 साल पहले एक शख्स कहता है मैंने 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए जाना और 1.5 साल से वो बयानिया जो है वो लंदन से वापस नहीं आ रहा। कभी सुबह के टाइम इनका मुजामत का बयानिया, शाम को मुफाहमत होती है, कभी मरियम बीबी, कभी शहबाज शरीफ। अभी इस वक्त ये है कि पूरी की पूरी जो नून लीग वो कह रही है कि जी शायद इलेक्शन जो है ना आजाद कश्मीर नहीं है, लेकिन इनके सदर साहब की अभी तक एक मैसेज उस पूरे इलेक्शन के हवाले से नहीं आया। सो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो आपने खबर दी है वो थोड़ी ठीक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब शायद इस्तीफा ना दें, मरियम नवाज शरीफ साहबा कुछ अर्से तक स्टेप डाउन करने जा रही हैं और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। आपको लगता है वो नायब सदर नहीं रहेंगे पार्टी उनको ये क्लियर हो चुका है। उसकी इट मेक्स ऑल द सेंस बिकॉज उनको नजर आ गया कि मरियम नवाज शरीफ ने जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद जम्मू कश्मीर में और सियालकोट के इलेक्शन में अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया और अपने बयानिए को जो एक मुजामत का एक सख्त किस्म का बयानिया था वो रखा, उसके इस पार्टी को बड़ा नुकसान। तो सेकेंड ईयर लीडरशिप ने फैसला कर दिया कि फ्यूचर में शहबाज शरीफ चलाएंगे। अब हम इस वक्त सीरियस कंटेंडर के तौर पर मुस्लिम लीग नून को कहीं भी नहीं देख रहे। हम आने वाले जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को एज एन ऑपोजिशन कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए इस टाइम के ऊपर सिंध में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनको जाके हेड ऑन लेना हमारे लिए पॉलिटिकली एक वायबल सोल्यूशन है। आप देख लीजिए कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे रही है, हम उनको हेड ऑन लेंगे पार्टी के साथ। नहीं हेड ऑन लेंगे, हम कंटेस्ट करेंगे उनके खिलाफ। हम सिंध में जाके डेंट करेंगे, उनका डेंट डालेंगे क्योंकि 61 सीटें इस वक्त सिंध में मौजूद हैं जो कि इंटीरियर सिंध में तकरीबन 45 के करीब सीटें इंटीरियर सिंध में एक बहुत बड़ा पॉकेट मौजूद है जो कि हमने जाके वहां ढेलना है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात जो चल रहे हैं इन्होंने एक बात कर दी है, जरा इस पर मजीद एलेबोरेट कर दीजिएगा क्योंकि कल भी मैं इस पे करना नहीं चाह रही थी बात, क्योंकि कल के प्रोग्राम में मैंने ये इस टॉपिक पे बात की है कि आपके अपने जेन्युइन पीटीआई के लोग तो नजर नहीं आते। इन्होंने अभी कहा कि जी बैसाखियों के साथ, तो वहां पे भी आपने सिंध में जो रखा है मुआविन खुसूसी, वो आप देख लें कौन है, अरबाब गुलाम रहीम साहब है और भी इसी तरीके के और बहुत सारे लोग जो हैं, तो इन्हीं पार्टियों से जो आए हुए लोग हैं उन्हीं के साथ आप सिंध को और बाकी। लेट मी क्लैरिफाई 2018 के इलेक्शन में गुलाम अरबाब रहीम ने हमारे साथ अलायंस में इलेक्शन वहां पे लड़ा था। शामूद कुरैशी साहब वहां पे ऊपर एमएनए के कैंडिडेट थे और नीचे एमपीएस पे जितने भी अरबाब थे वो नीचे आजाद कंटेस्ट कर सके थे। तो पिछले 3 साल से हमारी अलायंस अरबाब साहबान के साथ चल रही है। ये कोई आज की बात नहीं है। ने ब्लेम किया था वजीर आजम को, हारने का सबब जो है ना, उन्होंने कहा था वजीर आजम है। मैं आप लेट मी एक्सप्लेन यू। बेसिक बात सुने, एक क्लाउट होता है, इंटीरियर सिंध का क्लाउट है कि वहां पे जागीरदाराना सोच के हवाले से एक वडेरा सिस्टम है, तो आपको उसी सिस्टम के हवाले से अपना आप करना है। पार्टी ने और शामुद कुरैशी साहब क्योंकि वहां पे लीड करें, उनकी सोच है कि हम अरबाब रहीम के साथ वहां मिलकर एक बेहतर वहां पोजीशन में जाए। इसमें कौन सी बुरी चीज नजर आ रही है? ये पॉलिटिकल डिसीजन है जिसको आप देखिएगा आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर गेन करेंगे। इस पे अब किसी को क्यों एतराज हो सकता है? अपनी सफों में जो दराड़ है वो अभी इस वक्त किसी को नजर नहीं आ रही और आने वाले दिन इतने बुरे हैं मुस्लिम लीग नून के लिए कि आपको पूरा यानी कि ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ साहब, अयाज सादिक साहब, राना तनवीर एक साइड पे, मरियम औरंगजेब, खाकान अब्बासी एक साइड पे, पूरी महंगाई वाला, हुकूमत की कारकर्दगी वाला, उस पर लाजमी मैंने बात करनी है। पहले तो जरा डॉक्टर अफनान साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं अभी जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि जी
आपसे तो मुकाबला है ही नहीं, आप तो किसी खाते में ही नहीं आते ना। उन्होंने कहा वो पीपल्स पार्टी से मुकाबला होगा हमारा इलेक्शन में, सिंध में हुकूमत बनेगी। मेरा ये ख्याल है कि ये हो सकता है इनका कोई अलायंस है। ये क्यों आपको लग रहा है? वो कह रहे हैं इंतखाबात उनके अगेंस्ट हम लड़ेंगे, आप अलायंस कह रहे हैं। बैसाखियों वाले ये आज भी बैसाखियों के उसके ऊपर खड़े हुए हैं। ये इस काबिल नहीं है ये हुकूमत चल सके। ना इनके पास कोई एक बंदा है जिसको पता हो कि मुल्क को वजारत कैसे चलानी है, वजारत उज़्मा कैसे चलानी है। बातें कर लेने से हुकूमतें नहीं चलती, ना बातें करने से लोगों के पेट भरते हैं। आप लोग सिर्फ इस ना आज आटा और चीनी महंगी हुई है आज, वो देखिए, और इनकी आप बातें सुने, ये सिंध में जा रहे हैं हुकूमत बनाने। अभी सियालकोट वाला इलेक्शन 13 में से 13 देख लें आप, अवाम वोट 13 में से 11 ज़मीनी इंतखाबात हारे हैं ये, 13 में से 11, और ये कह रहे हैं कि जी हम अगली हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वही जीतता है जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, हमेशा इसी तरह ही हुआ है। ये कोई पहली दफा आपको पता था, लेकिन आप लोग तो कुछ और क्लेम करते थे। अपनी पूरी ट्राई करनी थी ना। देखिए एक दिन आएगा कि ये भी नहीं होगा, लेकिन वो ये वाला दिन नहीं था जो अब हुआ है। और दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा, क्या जहांगीर खान तरीन कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता है? परवेज खटक का ग्रुप नहीं है? आप लोगों का तो ये आप लोगों का तो इतने ग्रुप हैं, अगर हम लोग बैठ के टीवी पे ये बात करना शुरू करें तो सारा दिन गुजर जाए। हर जगह पे तो ग्रुपिंग हुई हुई है आपकी। पंजाब में पता नहीं कितने ग्रुप हैं। और मरियम नवाज को, जिसको आप कह रहे हैं, मरियम नवाज ने सदारत वो छोड़ेंगी, वो इनको तो अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए ना। मरियम नवाज ने जिस तरह कैंपेन की अगेंस्ट द ऑड्स, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये तो बैसाखियां साथ मेरे लगा दें, मैं भी वजीर आज़म बन जाऊंगा, ऑन भी बन जाएगा, किसी की भी लगा दें आप, चलते फिरते की। बात यह है कि आपका अपना कितना है। आपके पास तो कैंडिडेट पूरे नहीं थे। आप लोगों को तो पार्टियां दूसरे से लोग ला के जमा कराए गए आपके पास, और आपको डायरेक्शन दी गई कि आपने मुस्लिम लीग नून को ये कहना, ये नहीं कहना। आप पहले अपनी बैसाखियों के बगैर खड़ा होना सीखें, उसके बाद आप किसी और को ये कहिएगा कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप लोग तो इस काबिल ही नहीं है। ये कौन सी डायरेक्शंस हैं जो आप कह रहे हैं कि इनको नून लीग के खिलाफ बात करने की? इनको देखें, इनको ये डायरेक्शंस हैं कि आप मुस्लिम लीग नून को बुरा भला कहो, अच्छा, बाकी गवर्नेंस भाड़ में जाए, हाँ, बाकी सब कुछ भाड़ में जाए। बस 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि मुस्लिम लीग नून को बुरा कहते रहो, हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन अब तो वो कि आपको काउंट ही नहीं कर रहे, वो तो कहते हैं मुकाबला ही पीपल्स पार्टी से होगा आने वाले दिनों में। मैं कह रहा हूँ पंजाब में हम खंबा खड़ा करेंगे, खंबा जीतेगा। अच्छा, हम इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। आप सुन रहे हो ना अब्बास साहब, आप तो कहते हैं इनसे मुकाबला नहीं है। वो तो ये भुट्टो साहब के लिए मशहूर होता था ना कि वो खंबे को भी खड़ा करते हैं इलेक्शन में तो उनको वोट पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि हम पंजाब में जिस मर्जी को टिकट दे दें, जीतेगा वही। मैं सेनेटर अफनान की जज्बात की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूं जी, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जो फेडरेशन की जमात बन चुकी है। आप गिलगित बल्तिस्तान से देख लीजिए, IJK में देख लीजिए, हर सूबे में, हर पॉलिटिकल एक सूबे में जो एक डोमेन है उसमें मेन कंटेंडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी और दूसरी पॉलिटिकल जमात। मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। हम सिंध क्यों कह रहे हैं, हमारे पास सिंध में एक बहुत बड़ा रूम है प्ले करने का। 61 सीटें हम वहां कंटेस्ट करेंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पंजाब में हमारा मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। KPK में, साउथ KPK में हम जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे। नॉर्थ में हमारे खिलाफ वहां पे आ जाएंगे असफन यार वली की पार्टी। इसी तरह नॉर्थ बलोचिस्तान में हमारा अपना वोट बैंक है, साउथ में हमारे अलाइज होंगे। आपको जनरली ये देखना चाहिए कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर फेडरेशन के हर जगह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एक करके तमाम इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को कंटेस्ट करेगी। मैं आखिरी चीज इसलिए क्लियर करूं, ये जो बार बार महंगाई का जो कह रहे हैं ना, ये आटा, घी, चीनी, तेल का ये जो एक ड्रामा रोजाना शाम को पॉलिटिकल टॉक शोज पे किया जाता है, ये अब रिजेक्ट हो चुका है। अवाम को पता है उनके इश्यूज और हैं। उनके इश्यूज ये है कि पाकिस्तान को एक दुरुस्त में एक इकोनॉमिक मुशी सियासत, अपना मुशी एक पावर के तौर पे पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सके। 1 रुपया कम, 1 रुपया बढ़ाने से, इनके शोर गुगे से अवाम अब बेवकूफ नहीं बन सकते। अगर वाकई वो बेवकूफ बनते तो आजाद जम्मू कश्मीर में या सियालकोट में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुकी होती। अगर कहां आपके पास 31 सीटें और कहां 3 सीटों पर या 4 सीटों वापस आ गए। ये 1 रुपया बढ़ाना, 1 रुपया कम करना, ये चले मैं भी आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी मैं सिर्फ तेल की प्राइस आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल प्राइस। कैमरा मैंने आप किसी से पूछ ले, सब महंगाई की बात करेंगे। ये आप भी जानते हैं कि आप किसी से बात कर लें, खुद वज़ीर आज़म साहब मानते बहुत हैं। सिंपल फार्मूला, आपके वज़ीर आज़म साहब खुद मानते हैं कि बिल्कुल महंगाई है, एतराफ़ करते हैं वो। जी
मैं अर्ज करूं, पिछले साल इसी वक्त जुलाई की 31 तारीख अगर आप रेट उठा के दे लें, अफनान साहब फौरन गूगल लगा लेते और ये चेक कर सकते हैं, $47 के ऊपर ब्रेंट जो है ना वो ट्रेड हो रहा था, आज $80 पे पहुंच चुका है, यानी कि 100% प्राइस बढ़ चुकी है। तो ये चीजें ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर इंटरनेशनली कीमत बढ़ेगी, ला मौला हमें कीमत यहां पे बढ़ानी पड़ेगी या सब्सिडी। अब सब्सिडी हमारे पास किटी में पैसा नहीं है, तो हम स्लोली हत्ता के नेपरा ने हमें जो कहा है प्राइस बढ़ाने, ऑगरा ने जो प्राइस बढ़ाने का कहा है वो $7 का कहा था, फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़ा सा उसका जो है ट्रांसफायर किया कि ये वैसे हर दौर में यही होता है, ये इनके दौर में भी यही होता था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही होता था कि वो यही कहते थे कि ओगरा ने इतने रुपए की सिफारिश की थी बढ़ाने की, लेकिन हम इतने नहीं बढ़ा रहे, हम ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते। ये तो हर दौर में हम सुनते आए हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तेल बेच रहे, कीपिंग इन माइंड द इंटरनेशनल प्राइस। जब हमारी हुकूमत गई $76 पर बैरल था, बट वो साथ, अब मुझे बताएं कि वो जो उनको लगता है कि 5 साल पूरे होने से पहले वजीर आजम साहब कहते हैं कि जी ये पहिया घुमा देंगे, उनको यकीन है कि जी इकोनॉमी जो है ना दिमाग में कहीं घुमा ले तो अलग बात है, जमीन के ऊपर कोई पहिया वैया नहीं घूमता। देखिए उसकी एक वजह है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि आपके पास टीम होनी चाहिए डिलीवर करने की। आपको लगता है कि लेके नीचे तक कोई है ही नहीं। मसला वो शौकत तरीन साहब हैं, उनको भी देख लेते हैं, उनसे बड़ी वैसे उम्मीदें हैं सही लोगों को, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और सेनेटर ओन अब्बास बुफी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।